हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की। मैं पहले फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर ही चुका हूँ और इससे पहले जो आपकी फोर्थ यूनिट थी उसके अंदर हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल इंट्रैक्शंस को डिस्कस किया था। और उन चीज़ों के अंदर देखिए स्टूडेंट, जो बेसिक बातें थी उसके जो चार फंडामेंटल फोर्सेस थे हमारे पास में। जो फर्स्ट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। थर्ड वन था हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड जो फोर्थ वन था वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो इन सभी फोर्सेस में बेसिक्स जो बातें थी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हमारा जो मेन पॉइंट है कि इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स बातें और सीखनी चाहिए। सो कुछ चीज़ें, एक लेक्चर इसके ऊपर, एक या दो लेक्चर और अपलोड होंगे। आफ्टर दैट जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है आप लोग उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। सो आज का जो आपको पता है कि द होल ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। कि हम, और एक दूसरा जो मेरा पैटर्न है पढ़ाने का कि ताकि आप लोगों को वीडियो बीच में पॉज नहीं करनी पड़ेगी, मैं साथ साथ में लिखता भी रहूँगा चीज़ों को ताकि आप लोग साथ साथ नोट करते रहोगे। और आप लोग प्लीज़ बताना कि ये मेथड ठीक है या नहीं है। कि जैसे आप लोगों को अगर मैं ऐसे बोलता चला जाऊँगा तो वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम चीज़ों को साथ साथ लिखेंगे तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पॉज नहीं करनी पड़ेगी। तो एक थोड़ा ऐसे मेथड की अप्रोच करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग का टाइम भी कम कंज्यूम हो और आप उस वीडियो को अच्छे से इफेक्टिवली देख पाओ और चीज़ों को बेटर वे से अंडरस्टैंड कर पाओ। सो मैंने कहा है कि यहाँ पे द होल ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट अगर लिखेंगे तो उससे आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे द होल ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड can be classified into two categories according to physics point of view. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और चीज़ों को यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू द होल वर्ल्ड ऑफ द मटेरियल इन द होल ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज नेम्ड एज मैटर एंड रेडिएशन। फर्स्ट की बात करूं सो मैटर, एंड सेकंड थिंग आप देख रहे हैं कि रेडिएशन। मैटर एंड रेडिएशन। सो पूरे वर्ल्ड को हम, जो यूनिवर्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मैटर एंड रेडिएशन। जैसा कि आप लोगों ने फोर फंडामेंटल फोर्सेस में देखा है कि जब आप लोगों ने बात की थी कि हमारे पास में द इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, आप लोगों ने फोर फंडामेंटल फोर्सेस स्टडी किए हैं कि उसमें आप लोगों ने एक चीज देखी है कि आपस में जो इंट्रैक्शन है और उस इंट्रैक्शन के बीच में एक जो कैरियर है, जो मीडिएटर है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि इन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडिएटर कौन था, हमारे पास में ग्रेविटोन था और वो मासलेस था। यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक लाइन का लिखना जरूरी है, मैं उसको लिख देता हूं। द इंट्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन, द इंट्रैक्शन of the radiation
with matter is governed by, या फॉलोड बाय कह सकते हो आप, फोर फंडामेंटल interactions in nature, या for interactions of the nature कह सकते हो। सो ये है हमारे पास में कि अगर आप देख पा रहे हो कि हमने कहा कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू हम मटेरियल वर्ल्ड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी आप लोगों के पास में मैटर है और सेकंड जो है रेडिएशंस है। और आप लोगों ने देखा भी द इंटरेक्शंस ऑफ द रेडिएशन विद मैटर इज गवर्न्ड बाय द फोर फंडामेंटल इंटरेक्शंस ऑफ द नेचर। जो फर्स्ट इंटरेक्शन था हमारे पास में आप लोगों ने देखा था वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन था, और उसमें जो दो मासी बॉडी हैं आपस में एक दूसरे पे अकॉर्डिंग टू सर इसाक न्यूटन फोर्स लगा रही हैं, इक्वल फोर्सेस, और उसमें जो वो इंटरेक्शन है उसमें जो मीडिएटर है कौन था, ग्रेविटोन था। यानी दो मेटेरियल पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और उनके बीच में जो एक रेडिएशन का जो एक्सचेंज है, जो मीडिएटर है वो कौन है, ग्रेविटोन। और ग्रेविटोन का जो हमारे पास में जो ग्रेविटोन की स्पिन है आप लोगों को पता है कि 2 है, और उसका जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास क्या है, वो 0 है। मैं प्रूव करूंगा कि रेस्ट मास 0 कैसे है, बात करेंगे सभी पॉइंट्स के ऊपर। और आप लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो एक चार्ज पार्टिकल, चार्ज बॉडीज कैसे इंटरेक्ट कर पाती हैं, उनके बीच का जो मीडिएटर कौन था वो आप लोगों ने देखा था, वो फोटोन था। और थर्ड वन हमारे पास में क्या था कि थर्ड वन था हमारे पास में आपके पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उसमें जो मीडिएटर था जो न्यूक्लियंस के इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था इनसाइड द न्यूक्लियस की अगर बात करें तो वहां पे हमारे पास पाई मेजॉन्स, पाई प्लस पाई माइनस पाई नॉट, और उनकी जो स्पिन है वो क्या है, ऑब्वियसली 1 है। और हम जो उन चीज़ों को प्रूव करेंगे जब हम निकालेंगे स्पिन उनके अकॉर्डिंग, आप जब क्लासिफिकेशन एलिमेंट पार्टिकल कंप्लीट हो जाएगा कैसे स्पिन निकालेंगे, कैसे उनका रेस्ट मास जो भी है वो क्या होगा, उन सभी चीज़ों में बातें करेंगे हम। सो लास्ट वन क्या था हमारे पास में, वीक न्यूक्लियर फोर्स था, और उसमें भी जब आपको पता है कि न्यूट्रॉन के इनसाइड देखते हैं, प्रोटॉन के इनसाइड हम देखते हैं तो एक कलेक्शन ऑफ क्वार्क्स है, और क्वार्क्स आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं वाया ग्लूऑन्स, एक्शन होते हैं। इन सभी चीज़ों को मैं उन वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ मैं लिखना वो बार बार चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। और जब एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे एक इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि एक जो क्वार्क है आपके पास में, वो क्वार्क से एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होता है, और आफ्टर दैट दिस ड्यूरेशन जब एक क्वार्क्स अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क में चेंज होगा, डाउन क्वार्क्स अप क्वार्क्स में चेंज होगा, तो उस ड्यूरेशन में एक जो पार्टिकल है जिसे हम कहते हैं वेक्टर बोसॉन्स वो एमिट होगा। और मैंने बीटा माइनस डी का एग्जांपल भी दिया था, और जो डब्ल्यू माइनस बोसॉन जो आपका डीके होगा फर्दर इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, वो रिएक्शंस मैंने लिखी थी। तो इन चीजों के बारे में आप लोगों को पता है। और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है आपका, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर डिटरमाइन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स, कि आपके पास में न्यूक्लियर स्टेबल क्यों है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड आप कहते हो एटम स्टेबल है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो ऑल दिस इंटरेक्शन, व्हाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों स्टेबल है, ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द फोर्स बिटवीन क्वार्क्स। सो द मेन रिएक्शन है कि एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस यूनिवर्स की, हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो दो मेन कंपोनेंट कौन है, कि जो एक आपको पता है कि एक आपका सन है लाइक ए स्टार, बिगेस्ट स्टार है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है, और वहां पे
दो प्रोटॉन प्रोटॉन कंबाइन होके आपको पता है कि एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस बनाते हैं। तो मेन कंपोनेंट क्या हमारे पास में उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शंस के कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द टू कंपोनेंट्स in this universe. The main components is behind this nuclear fusion process और ड्यू टू दिस रिएक्शन आप जो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो गेन कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक बातें हैं। दूसरा मैं नेक्स्ट टॉपिक की जो बात करने जा रहा हूं कि रेंज ऑफ द फोर्सेस आप लोगों को पता है, और हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फोर्सेस। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रेंज ऑफ द फोर्सेस, सो उसके ऊपर आई थिंक आप लोगों ने ये चीजें लिख ली होंगी। सो रेंज ऑफ द फोर्सेस, सो आप लोगों ने चीजें लिख ली आई थिंक। सो मैं यहाँ पे इन बेसिक पॉइंट्स को हम रब कर लेते हैं, तब आगे प्रोसीड करेंगे तो ठीक रहेगा हमारे लिए। अब जो रेंज ऑफ द फोर्सेस की अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि जब मैं फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करेंगे तो आप लोगों को पता है कि जो फोर्स है दो मासिव बॉडी के बीच में, डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं उन वीडियोज में सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं। तो जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होगा, G, और एक बॉडी का मास कैपिटल M है, दूसरी बॉडी का मास स्मॉल m है, डिवाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है। सो रेंज का मीनिंग क्या है कि रेंज का आप अगर मीनिंग समझो कि द डिस्टेंस अप टू विच द इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी फेल्ट। जैसे दो मासिव बॉडी है और उनके बीच में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये दो एक ऐसी डिस्टेंस जहां तक उस फोर्स का इफेक्ट फील किया जा सके वो क्या कहलाएगी, उसकी रेंज कहलाएगी। तो अगर यहाँ पे देखिए फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब आर की वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी हो। ये फोर्स जीरो कब होगा, जब आर की वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी हो। जब आर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तब ये फोर्स क्या होगा, इफेक्टिवली जीरो होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इन्फिनिटी है। सेकेंड वन आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है दो चार्ज बॉडीज के बीच में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और दो मैग्नेटिक पोल के बीच में फोर्स देखोगे तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी यहाँ पे M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। सो उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे तो इस फोर्स की रेंज भी क्या होगी, इसलिए ये फोर्स भी जीरो कब होगा, जब R की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। सो ऑल्सो द रेंज ऑफ दिस फोर्स इज ऑल्सो इन्फिनिटी। और यहाँ पे जो कैरियर इंटरेक्शन कौन था, फोटोन था, और फोटोन का रेस्ट मास क्या था, जीरो, और स्पिन क्या थी इसकी, वन। ग्रेविटोन का रेस्ट मास भी क्या था, जीरो। प्रूव करेंगे इन चीजों को हम। एंड स्पिन क्या थी इसकी, 2। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रेंज की ऊपर बात चल रही है। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड वन है हमारे पास में, वो कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और आपको पता है विद इन द डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस दिस फोर्स एग्जिस्ट करता है। सो द रेंज ऑफ दिस फोर्स अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर, या आप कह सकते हो फेम्टोमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग, और फोर्थ वन जो, और यहाँ पे इसका जो एक मीडिएटर था न्यूक्लियंस के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो कौन था हमारे पास में, एक पाई मेजॉन्स था, नहीं पाई प्लस पाई माइनस और पाई नॉट। सो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये चीजें। और फोर्थ वन जो हमारे पास में है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स में हमारे पास में जो था वीक फोर्स, तो वीक फोर्स विद इन द डायमेंशन ऑफ न्यूट्रॉन, यानी इनसाइड द न्यूक्लियस ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। और ये मैं बता चुका हूं कि इस नेम से ये इट इज नॉट फैक्ट ए वीक फोर्स। इनसाइड द न्यूक्लियस इट इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहाँ पे जो वीक फोर्स है उसकी जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली हमने लिखी थी, जो रेंज थी इसकी 10⁻⁻17 मीटर से
या अप टू कह सकते हो 10⁻⁸ मीटर। ये इसकी रेंज थी किसकी, वीक फोर्स की। इनसाइड द डायमेंशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दिस फोर्स विल कैन एग्जिस्ट, और या इनसाइड द, ऑब्वियसली न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। आप इस पॉइंट गाइड कर सकते हो, इनसाइड द न्यूक्लियस इन द डायमेंशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो वीक फोर्स है विल एग्जिस्ट। और जो इसमें जो मीडिएटर हैं, तो जो मीडिएटर होंगे वो कौन कौन है इसके अंदर, मीडिएटर आपको पता है वेक्टर बोसॉन्स है। तो सारी बातें हमने डिस्कस करी, एक थोड़ा इनका हमने ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया यहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे अगर मोर डिस्कस करता हूँ इन चीजों के अकॉर्डिंग, तो हमने जो रेंज डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब जो नेचर ऑफ दिस फोर्सेस है वो किस किस थ्योरी अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है, कि जो इस फोर्सेस का नेचर है अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस फोर्स को डिस्कस किया। और हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को एक कॉमन थ्योरी डिफाइन, जो कॉमन थ्योरी है इलेक्ट्रो वीक थ्योरी, इनके नेचर को डिफाइन करती है। और हमारे पास में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, थर्ड वन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसके जो नेचर को जो कौन सी जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, क्वांटम कलर डायनामिक्स, जो इसको एक्सप्लेन करती है, उन चीजों को हमने भी डिस्कस कर लिया था। सो नेचर ऑफ द फोर्सेस इज एक्सप्लेन्ड बाय, हम फंडामेंटल जो मैंने वो वीडियोस आप लोगों के लिए 6 और 7 वीडियोस जो अपलोड की हैं RPSDC MSc लाइव चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ वहाँ पे, आप वहाँ से चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन अगर मैं चीज़ डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, कि ठीक है कि हमारे पास में जो इंटरेक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, ऑब्वियसली उनके बीच में कैरियर पार्टिकल कौन है, फोटोन है। और वहाँ पे अगर उनकी बात करें, ठीक है, कि वो एक, बट जो इंटरेक्शन है आल्सो इट इज कंसिस्टेंट विद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो यहाँ पे एक मेन पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, आप उस चीज को समझना पड़ेगा अच्छे से, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को बीच में जो वीडियो है उसको पॉज ना करना पड़े, मुझे बेटर भी लग रहा है। बाकी आप बताना कि जो एक जो तरीका है ये सही है या नहीं है। आप लोगों को वीडियो पॉज नहीं करनी पड़ेगी बीच में। एंड मैं करता हूं कि जो ये दिस इंटरेक्शन है आल्सो इट इज द कंसिस्टेंट विद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास में जो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो डेल्टा ई इंटू में डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस, बिकॉज आप लोगों को पता है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस। और यहां से आप इसको इस डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज में पहले डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे जो ये चीज है कि डेल्टा इंटू डेल्टा टी, पहले इसको थोड़ा एक लैंग्वेज में लिख लेते हैं ताकि लिखने के बाद में आप उस चीज को फील कर पाओगे। सो फिजिकली मीन्स दैट, इस इक्वेशन का जो फिजिकल मीनिंग है आप कहोगे कि फिजिकल मीन्स दैट, एक अच्छा पॉइंट है, फिजिकली मीन्स दैट। क्या मतलब है इसका, डेल्टा इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस। तो यहाँ पे आपका मीन्स दैट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इन टाइम, पहले लिख लेते हैं इसको, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी we can create or destroy, we can create or destroy delta E amount of energy, delta E amount of energy।
But what happen in this process? Nobody can know yet. But what happen in this process? Nobody can know yet. Can know yet. देखिए, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों को ये चीज क्लियर है। एंड यहां से फिजिकली मीनिंग क्या है इस चीज का कि दैट इन डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम वी कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय डेल्टा अमाउंट ऑफ एनर्जी। कि आपको पता है कि जब मैंने एक आप लोगों को कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया था, अगर आप लोगों को माइंड में है ये चीजें, कि हमने इंटरेक्शन दिखाया था चार्ज पार्टिकल का कि दे कैन फील रिपल्सन। सो जो ये गामा फोटोन जो है न्यूक्लियसली जो एक एनर्जी रिलीज होती है इनके इंटरेक्शन से, आप लोग चीजों को देख पाते हैं अच्छे से, देख रहे हो कि यहां से कि जो गामा फोटोन जो रिलीज होगा यानी उस ड्यूरेशन में डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम में हमारे पास में जो डेल्टा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्रिएट हुई है या डिस्ट्रॉय हुई है। इनके इंटरेक्शन से हम कहते हैं कि गामा जो फोटोन निकलेगा तो अमाउंट वो एनर्जी क्रिएट हुई है। अगर वहां पे गामा फोटोन एब्जॉर्ब होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या डिस्ट्रॉयड हुई है वहां पे। So, but what happen in this process? Nobody can know yet. So, या आप इसका और अल्टरनेट इसको लिखना चाहें तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं इसको बोलने जा रहा हूं यहाँ पे कि उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, शायद आप लोगों को डायग्राम कंप्लीट नजर नहीं आ रहा हो, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं डाउन चला गया कि डायग्राम हमारा ऐसे था कि जैसे हमने जो बनाया था कि E माइनस, तो जो गामा फोटोन एक्सचेंज होगा ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन, according to quantum electrodynamics, so these charged particle interact via the transmission of light photon यानी गामा फोटोन। सो इसके अकॉर्डिंग फिर एक अल्टरनेट पे जो आप लिखना चाहो इसका, इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल वी कैन क्रिएट एज वेल एज वी कैन डिस्ट्रॉयड डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंसिस्टेंट विद द Heisenberg uncertainty principle. Again I will repeat, in delta t time interval we can create as well as we can destroy delta amount of energy consistent with the Heisenberg uncertainty principle. So इन चीजों को आप लोग यहाँ से जो बेसिक पॉइंट था मेरा समझाने का कि जो ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस हैं दे जो उनका जो इंटरेक्शन है आल्सो कंसिस्टेंट विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बट यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स की अगर बात करें आप वहां पे देख सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग जो एक, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ता हूँ, मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर अप्रोच करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट रेंज ऑफ द फोर्सेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि हाउ कैन वी फाइंड आउट रेंज। सो हेडिंग डाल लेते हैं इसकी, हाउ कैन वी फाइंड आउट रेंज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अकॉर्डिंग टू आपका थ्योरेटिकल पॉइंट भी कवर करेगा, अकॉर्डिंग टू सीएसआई नेट गेट फिजिक्स उन पॉइंट्स को भी साथ साथ ये
कवर करेगा। सो आप लोगों को पता है कि हमें यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है, और रेंज एक ऑब्वियसली अगर आप कहो कि जो रेंज है यानी एक एज ए बात करते हैं द डिस्टेंस अप टू विच द फोर्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, तो ऑब्वियसली एक डिस्टेंस हमारे पास में, और डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। ये बेसिक कॉमन फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो कि बिकॉज जो स्पीड है वो हमारे पास में क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगी स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से जो रेंज हमारे पास में स्पीड इनटू टाइम, और हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू Heisenberg uncertainty principle also these processes are consistent with it, so उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू Heisenberg uncertainty principle क्या कहता है कि डेल्टा ई इंटू में डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस है, तो यहां से मुझे डेल्टा टी मिल सकता है, डेल्टा टी मुझे मिल सकता है एच क्रॉस डेल्टा ई, जो डेल्टा टी के वैल्यू में क्या पुट कर सकते हैं एच क्रॉस अपॉन डेल्टा ई। सो यहां से हमारे पास में जो रेंज है, सो मैं रेंज को कैसे लिख सकता हूं कि उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड है ऑल दिस पार्टिकल आर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, सो उनके अकॉर्डिंग स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट सी इनटू में, और हमारे पास में जो टाइम है टाइम को मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे कि जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो एच क्रॉस अपॉन में डेल्टा ई, ये हमारे पास क्या होगा रेंज का फॉर्मूला होगा कि एच क्रॉस डेल्टा ई, और डेल्टा ई अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, सो डेल्टा ई को मैं क्या ले सकता हूं डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सो यहां पे जो डेल्टा ई को मैं क्या पुट कर सकता हूं यहाँ पे एम सी स्क्वायर। सो रेंज का जो फॉर्मूला है आप लोगों के पास में वो आ जाएगा कि c इंटू में एच क्रॉस अपॉन एम सी स्क्वायर। देखो आर्टिकल की थ्योरी तभी आ पाएगा तो उसका कंप्लीटली सोल्व करते हैं। सो यहां से मैं हर स्टेप सोल्व कर रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो रेंज जो हमारे पास में है कि रेंज इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन एम सी, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, यानी एच क्रॉस अपॉन एम सी। अब अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे कि फाइंड आउट आप लोग जो एक्सचेंज पार्टिकल हैं कैसे आइडिया लगाएंगे कि इस फॉर्मूले से आपका जो एक्सचेंज पार्टिकल है ड्यू टू इन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन उसका रेस्ट मास 0 है या नहीं है, ये फॉर्मूला कैसे हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सो हेडिंग डालिए आप लोग फाइंड द एक्सचेंज पार्टिकल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। सो रेंज का फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया, आई थिंक एच क्रॉस अपॉन एमसी कैसे है आप लोगों को मैंने ये बता दिया है यहाँ पे। सो नेक्स्ट जो मैं हेडिंग डालने जा रहा हूं कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कि फाइंड द एक्सचेंज पार्टिकल फॉर फाइंड द एक्सचेंज पार्टिकल find the exchange particle for electromagnetic interaction, for the electromagnetic interaction। सो उसके अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो एक्सचेंज पार्टिकल जो है कौन है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। सो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि रेंज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, और अब लिखोगे कि वी नो दैट, यानी वी नो द रेंज जो है वो क्या है एच क्रॉस अपॉन एम सी।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात हो रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, वो रेंज क्या है, इन्फिनिटी है। सो रेंज जो है वो इन्फिनिटी है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चीजों को देखें, सो आई थिंक आप लोगों की वीडियो जो लेंथी ना जा रही हूँ, मैं एक बार टाइमिंग देख लेता हूँ, फिर अगर कुछ है तो मैं आगे डिस्कस करूंगा चीजों को। सो स्टूडेंट, आप लोगों की जो वीडियो है ये लेंथी जा रही है, शायद 30 मिनट्स की कंप्लीट हो चुकी है, तो ये लेंथी ना जाए, मैं इसलिए इसको चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आर की वैल्यू क्या इन्फिनिटी है, तो यहां से एम मैं इस तरफ ले आया, तो एच कोरोस्पोंड आर सी, आर इन्फिनिटी पुट करोगे तो मास क्या आ जाएगा, जीरो। तो मास क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ पे मैंने बात की थी जो फोटोन है, इसका जो कैरियर इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, वो कौन, फोटोन, और फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, जीरो। सो रेस्ट मास जीरो। सो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड एक्सचेंज पार्टिकल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन आर फोटोन्स। सो थैंक यू, आप लोग यहाँ तक चीजों को अच्छे से समझे, और प्लीज बताएं कि मुझे कि ये जो मेथड है कि मैं साथ साथ में लिखता हूँ चीजों को, या पहले बोर्ड को भर लें और बाद में एक्सप्लेन करें, शायद वो मेथड ठीक नहीं होगा। कि मेरा मानना है कि आप लोगों को वीडियो बीच में पॉज नहीं करनी पड़ेगी, कि आप लोगों को साथ साथ सुनते रहोगे और लिखते रहोगे। सो आई थिंक इट इज द बेस्ट वे। सो तब तक चीजों को केयरफुली रीड करें। थैंक यू, बी सेफ एंड स्टे एट होम।